नहीं, एक तो 1.6 है ना, उसको हम बोल दिया भाग, हमने बोल दिया। एक तो भाग हो गया, एक भोग हो गया। भोग कौन सा कर होता था ये? जो राजा क्या करता था, इसको रोजाना लेता था, इसको राजा क्या करता था, इसको जो टैक्स लेता था, इस टैक्स को किस रूप में लेता था, मतलब एक फल सब्जी हो सकते हैं, यानी कि दैनिक जीवन की जो वस्तुएं होती थी उसको जरूरत की, उसके रूप में जो है राजा इसको लेता था, किसको? भोग को। इसके अलावा उद्रंग, ये स्थायी जो कृषि करते थे किसान, स्थायी जो कृषक होते थे वही क्या करते थे, इस टैक्स को देते थे। इसके अलावा एक ऊपरी कर होता था, ये अस्थायी जो है, अस्थायी जो किसान होते थे या फिर अस्थायी कृषक किसको बोला है, जो मान लीजिए टेम्पररी होते थे, वो कभी कभी कृषि करते थे, कभी नहीं होती थी उनके पास कृषि, तो वो जो किसान जो है कर देते थे, वो कौन सा देते थे? ऊपरी कर वो देते थे। ठीक है, इसके अलावा दो और थे, कौन सा करता? हाँ, भूतावाद प्रत्यय। ठीक है, ये जो करता वो विदेशी वस्तुओं पर लगता था, जो कस्टम ड्यूटी के रूप में आप इसको देख सकते हो। एक और था, नहीं नहीं, सीमा शुल्क नहीं, शुल्क ही था केवल, चार्ज जिसको हम बोलते हैं, ये शुल्क, ये किस पे लगाया जाता था शुल्क? ये मतलब जो प्रोडक्शन होता था ना, उस पर लगता था डायरेक्ट। ठीक है, मतलब याद है आपको, है ना, मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं ना, क्या बताया? सेना के बारे में, चलिए इसके वो भी बता ही देते हैं। यहाँ पर जो सेना व्यवस्था मिलती है, मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम में एक तो इनके पास पदाई सेना होती थी, यानी कि पैदल। ठीक है, पैदल सेना। इसके अलावा रथ वाली होती थी। इसमें क्या होते थे, इनके पास रथ होते थे। ठीक है, रथों से चलते थे। इसके अलावा गज सेना होती थी। गज सेना में क्या होते थे, हाथी होते थे, हाथी पर सवार होकर चलते थे। एक अश्वारोही, इसमें हॉर्स होते थे, घोड़े। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, इनके पास 4 प्रकार की सेना होती थी गुप्तों के पास, और ये स्थायी होती थी। समझ पा रहे हो ना स्थायी का मतलब? क्योंकि परमानेंट सेना होने का मतलब ये है कि भाई कभी भी राजा को आवश्यकता पड़ जाए युद्ध की, तो उसे ये नहीं है कि भाई इधर उधर बुलावे देना पड़े कि भाई हमें सेना चाहिए, आप सेना भेजो, फिर हम इंतजार करें सेना का, तब तक हो सके दूसरा राजा आक्रमण ही कर दे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है स्थायी सेना होती थी इनके पास, गुप्तों के पास। ठीक है, तो स्थायी सेना क्या है, गुप्तों के पास देखने को मिलती थी। इसमें 3 अलग अलग शब्दों का मैंने उल्लेख किया था। यहाँ पर जो छोटे सैनिक होते थे उनको क्या बोला जाता था? जाट। अरे वाह। छोटे पुलिस कर्मी होते थे उनको, और जो राजदूत होते थे उनको, है ना, इनको जो गुप्तचर होते थे ना, गुप्तचरों को दूत बोला गया है, पुलिस वाले को भाट कहा गया है, और इनको जाट। ठीक है, तो ये 3 जो शब्द हैं हमें अलग से मिलते हैं। सेना व्यवस्था हो गई। अब आते हैं हम
गुप्तकालीन समाज। जी, इंटेलेक्चुअल क्या है, वहां पर जो है जो गुप्तचर व्यवस्था है वो सीमित मिली है, मतलब कम मिले हैं, गुप्तचर इतने ज्यादा नहीं होते थे। समझ पाए? किसने पूछा है? अच्छा, गुप्तचर जो व्यवस्था है उसका जो उल्लेख है उतना ज्यादा नहीं मिला है, कम मिला है ना। हाँ पूछिए। देवदासी, देवदासी, हाँ तो इसमें पूछना क्या है? वो समाज में ही बताया था मैंने। तो यहाँ का जो समाज था या फिर जो गुप्ता कालीन जो सोसाइटी थी, इस सोसाइटी में क्या है, जो आपको वर्ण व्यवस्था है या फिर जो वर्ण सिस्टम है उसके अंतर्गत 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। जो वर्णा सिस्टम है, इस वर्णा सिस्टम में जो है 4 जो है, पहले जो थे ब्राह्मणी थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण थे। लेकिन चारों वर्णों में जो विशेषताएं हैं वो अलग से क्या मिलती है हमें, जैसे हमने ऋग्वेदिक काल पढ़ा था, वहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? और यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो क्या मतलब है दोनों का? यानी कि हमने देखा है जब हम ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे थे तो वहां अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से संबंधित काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। चाहे वो कोई यज्ञ कार्य भी करवा रहा हो, ठीक है, यज्ञ कार्य करवा रहा हो या वो शिक्षा दे रहा हो, उसको हमने किस रूप में रखा है? ब्राह्मण वाले में। अगर वो कोई क्षत्रिय है, इसको किसको मानेंगे? जो युद्ध में भाग लेता हो, ठीक है। जो राजा वगैरह होते थे वो ज्यादा क्षत्रिय समूह के होते थे, क्योंकि क्षत्रिय जो हैं काफी शरीर में हष्ट पुष्ट होते थे और युद्ध कला का जो उनको मतलब युद्ध का जो है ट्रेनिंग उनको दी जाती थी, तो वो कौन कहलाते थे? क्षत्रिय। आप गुप्तों में देखोगे, गुप्तों में जो शूद्र थे, शूद्र पहले क्या कर रहे थे? खेती कर रहे थे। खेतीहार कृषक उनको किसने कहा है? वेनसोंग ने। तो खेतीहार कृषक उनको इसलिए कहा है क्योंकि शूद्र का काम जो था खेती करना था, लेकिन वो खेती करते करते क्या है, वो बहुत ज्यादा सक्षम हो जाते हैं, तो बाद में जो है वो क्षत्रिय जो वर्ण है उसमें प्रवेश करते हैं। मतलब क्षत्रिय जो होते थे, जो उनके काम होते थे, वो काम जो है कौन करने लग गए? अब शूद्र भी करने लग गए थे। सेना में वो भर्ती होने लग गए थे। कहाँ पर आते आते? गुप्त काल के जो वे शूद्र होते थे वो व्यक्ति, है ना। यहाँ के जो शूद्र थे वो क्षत्रिय वर्ण में जो है प्रवेश करने लग गए थे धीरे धीरे। और जो आपने किसी ने कल कायस्थ के बारे में पूछा था, कायस्थ एक जो नई जाति थी, उसको जो ब्राह्मण के ही समान जो है, क्योंकि वो प्रशासनिक संबंधी कार्य देखता था, जो कायस्थ था वो प्रशासनिक जो संबंध मामले हैं या प्रशासनिक जो कार्य हैं उनको वो करता था। तो उसकी जो तुलना है या फिर उसको जो रखा गया है जिस वर्ण में, वो ब्राह्मण वर्ण में उसको रखा गया है, जो कायस्थ जाति है उसको, है ना। इसका जो वर्ण था ब्राह्मण वर्ण में उसको रखा गया था, है ना, कायस्थ को। तो यहाँ पर क्या था? कर्म आधारित व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल में, लेकिन यहाँ पर जो है जन्म आधारित व्यवस्था हो जाती है कि भाई अब क्षत्रिय वर्ग का कोई व्यक्ति है, अगर उसका लड़का अगर कोई और कार्य कर रहा है, चाहे वो व्यापार कर रहा हो, तो उसको हम वैश्य में नहीं रखेंगे, उसको क्षत्रिय वर्ग में ही रखेंगे, ठीक है। या फिर ब्राह्मण का कोई व्यक्ति है, वो व्यापार कर रहा हो, चाहे वो शूद्रों के जो कार्य होते हैं, चाहे किसानी कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? फिर ब्राह्मण ही कहलाएगा ना, जन्म आधारित वो होता था। इसके अगर हम बाद में बात करें तो यहाँ पर जो चीनी यात्री थे, कौन? फाहियान। फाहियान ने क्या कहा है?
शूद्रों के बारे में? अंत्यज और चंडाल, है ना। इन्होंने कहा है कि भाई जो गुप्त प्रशासन था वहां पर अंत्यज तथा चंडाल, इनको क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था, या फिर वहां पर जो अनटचेबिलिटी के जो उल्लेख है इन्होंने किया है पाययान ने, अस्पृश्यता को। क्यों माना जाता था? क्योंकि ये जो व्यक्ति थे, चंडाल जो लोग थे, ये मांस मदिरा का सेवन करते थे, और जो मछली पकड़ना, है ना, या फिर जो मुर्दे वगैरह जो, या फिर कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको जो जलाने का काम जो भी करते थे वो चंडाल लोग ही करते थे, है ना। इसलिए जो है इनको अछूत माना गया था, अंत्यज और चंडालों को। वेनसोंग क्या कहते हैं? इन्होंने जो शूद्र हैं, हाँ, शूद्रों को खेतियार कृषक इन्होंने कहा है। खेतियार कृषक क्यों कहा है? क्योंकि जो राजा होता था, राजा खुद तो खेती करेगा नहीं, तो वो क्या करता है? शूद्रों से ही खेती करवाता है, ठीक है। यानी कि एक मजदूर के रूप में जो काम है उसके अंतर्गत कौन करता था? ये शूद्र जो है, इनका काम क्या था कि भाई खेती को हम अच्छे से करें। लेकिन बाद में क्या होता था? भूमि दान की जो प्रथा चल जाती है, तो उसके कारण जो है भूमि को, बहुत सारी जो भूमि है वो दान के रूप में चली जाती है, तो फिर इनकी जो शूद्रों की जो स्थिति है उसमें गिरावट होती है ना। यानी कि शूद्रों की जो स्थिति है उसमें गिरावट कैसे होती है? क्योंकि भूमि दान जो है प्रक्रिया यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाती है। और भूमि दान से उदय किसका होता है? नहीं नहीं, उदय की बोल रहे हैं ना, राजा तो राजा ही रहेगा, उसका क्या उदय होगा? अराइज किसका होता है? जो कायस्थ है, क्योंकि कायस्थों को क्या करने लग गया? भूमि दान मिलने लग गई थी। कायस्थ जो जाति है उसका तो क्या होता है? उदय होता है। और जो शूद्र थे उनका क्या हो रहा है? पतन नहीं कहेंगे, है ना। शूद्र जो है और गरीब होते जाते हैं। पीछे से किसी की आवाज आ रही है कायस्थों के बारे में। भाई जो देखो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था, ये जो प्रशासन में काम कर रहा था, तो उसको प्रशासन में कार्य करने के दौरान क्या थी? सैलरी तो देनी पड़ेगी। अब सैलरी में क्या थे? सोने चांदी के सिक्के थे, तो जो सिक्के होते थे वो केवल बड़े अधिकारी को ही दिए जाते थे। जैसे कुमार अमात्य हैं, अब उसको हमने सैलरी देनी है। कैबिनेट हमने चुन ली, उसको हमें सैलरी देनी है। अगर सभी को सैलरी देंगे तो उनकी कमी हो जाएगी। तो इसलिए जो है भूमि दान देने की जो प्रथा है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि भाई हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को भूमि भी दान देंगे। तो कायस्थ जो जाति है उसके लिए भूमि दान दी जाती थी। लिपिक ही तो वहां पे तो लिपिक ही बोला गया है। जो लिपिक हैं वो क्या काम करते हैं? भाई प्रशासन से संबंधित जो जानकारी है उसका जो सारा काम करते हैं, यही तो देखते हैं। जो आज का क्लर्क वर्ग हम देखते हैं उसका काम क्या होता है? लिखा पढ़ी का ही होता है ना। आय और व्यय का जो है लेखा जोखा करना, या किसी भी आपने संस्था या किसी ऑफिस में आप घूमने गए हो तो वहाँ पे जो क्लर्क होते हैं वो यही काम करते हैं, ठीक है। कि भाई हमने इसमें मरम्मत क्या कितनी करवानी है या कोई भी काम करवाना है, तो उसको वो लेखा जोखा जो है वो उनके पास होता है, ठीक है। तो शूद्रों की जो व्यवस्था थी तो उसमें क्या हो रही थी? यहाँ पर जो है कमी देखने को मिल रही थी कि इनकी जो व्यवस्था थी वो ठीक तरह से फिर बाद में नहीं रह पाती है ना। ज़्यादा लंबे समय तक ठीक व्यवस्था इनकी नहीं रह पाती है, तो शूद्रों की जो है स्थिति निम्न होती जा रही थी, है ना। तो इसमें कमी हो रही थी। अब कमी होगी तो बहुत सारी समस्याएं उभरेगी। समस्या उभरने का मतलब भाई जो शूद्रों की स्थिति भी कमी हो रही है, और यहाँ पर एक और बात की जाती है स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी। स्त्रियों की स्थिति में मैंने आपको 3 या 4 फैक्ट बताए थे कल। क्या क्या बताए थे?
एक एक व्यक्ति बताएं। चाइल्ड मैरिज नहीं बताया था मैंने। उपनयन संस्कार को बंद क्यों किया गया था? मांग करेगी, बिल्कुल, है ना। उपनयन जो सेरेमनी थी उसको क्या कर दिया, क्लोज्ड कर दिया गया कि भाई अब उपनयन संस्कार जो है महिलाओं का नहीं होगा। सेकंड जो है, छोटी छोटी बच्चियों के जो हैं बाल विवाह होने लग गए थे, यानी कि अल्पायु में क्या होने लग गई थी उनकी, अल्पायु में क्या कर दिया जाता था, जो बच्चियां होती थी उनका विवाह करवा दिए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा पर्दा प्रथा और सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा जो है यहाँ पर देखने को मिलती है ना। दोनों का रीजन एक ही था। क्या रीजन था कि भाई बाहरी आक्रमण होने लग गए थे तो उनसे बचाया जाए, इसलिए पर्दा भी करना जरूरी था। और मान लीजिए किसी राजा की कोई पत्नी है, अगर वो बच जाए, है ना, कोई राजा युद्ध में मारा जाए तो उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। तो इसलिए जो है वो जोहर कर लेती थी। पहला जो साक्ष्य है सती प्रथा का किससे मिलता है? एरन इनक्रिप्शन। एरन इनक्रिप्शन है, किसका है ये, किसने बनवाया है? एरन अभिलेख जो है स्थिति इसकी कहाँ है, सागर में है। बनवाया किसने है? भानुगुप्त में। लेकिन इसमें उल्लेख क्या मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है कि इसका जो सेनापति था, कौन था भानुगुप्त का सेनापति? गोपराज। तो गोपराज की जो पत्नी है पहली बार जो जौहर करती है वो कौन करती है? इसका सैनिक होता है ना। भानुगुप्त का ही क्या होता है, ये सैनिक होता है। कौन? गोपराज। गोपराज की जो पत्नी होती है वो क्या करती है, 510 ईस्वी का ये उल्लेख है। तो यहाँ पर जो है पहली बार सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है ना, गोपराज की जो पत्नी है उसके द्वारा किया जाता है। और वाइफ का कोई नाम नहीं मिलता है, सैनिक का नाम मिलता है कि जो गोपराज थे वो किसके सैनिक थे? भानुगुप्त के सैनिक थे। जो भानुगुप्त है, भानुगुप्ती क्या करता है, इस एरण अभिलेख को लिखवाता है। और इसका जो सैनिक होता है गोपराज, तो गोपराज की जो पत्नी होती है वो पहली बार क्या करती है, सती होती है ना। और ये गोपराज जो है वो हूणों से लड़ता है। जब हमारे यहाँ पर हूणों का जो आक्रमण हुआ था तो उसमें लड़ते हुए ये मारा गया था। जब हूणों के आक्रमण में ये गोपराज की हत्या हो जाती है या शहीद हो जाता है तो उसके बाद में इसकी जो पत्नी होती है वो क्या करती है, पहली बार जो है सती होती है ना। तो इसका जो उल्लेख है पहली बार जो है 510 ईस्वी के जो एरण अभिलेख है उससे मिलता है ना। देखिए ये क्या है मैं बताऊं, उस समय में कुछ लोगों को ही अधिकार मिले थे, कुछ लोगों को नहीं मिल पाए। जैसे कुछ राजाओं की जो पुत्रियां होती थी उनको काफी अच्छे अधिकार थे। जैसे हम प्रभावती की बात करते हैं तो प्रभावती किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त सेकंड की थी। अब उसका जो विवाह है किसके साथ किया जाता है? वाकाटकों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रभावती है वो पढ़ी लिखी नहीं थी,
प्रभावती जो है जब उसके पति की हत्या हो जाती है तो उसके बाद में वो शासन करती है, यानी कि उसका बेटा जो है वो छोटा रहता है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से शासन कौन कर रही थी? प्रभावती कर रही थी। वाकाटकों के जो इलाका कौन सा हो गया था? वाकाटकों जो क्षेत्र था वो विंध्य पर्वत वाला जो क्षेत्र है उसके नीचे वाला वो वाला जो है वो उसमें वाकाटक थे, है ना। जैसे अगर हम उसका क्या करें, स्थिति को देखें, मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो है विंध्य पर्वतमाला है, ठीक है। तो ऊपर तो कौन कर रहे हैं शासन? गुप्तों का ही था। इधर गुर्जर प्रतिहार थे, है ना। इधर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ वाकाटक थे, ठीक है। अगर इधर भी देखोगे तो कदम है ना। इधर पल्लव वगैरह है या फिर चोल चेर पांडे इधर हैं। तो यहाँ पर जो वाकाटक होते हैं तो वाकाटक क्या करते हैं, इसकी जब बेटी का विवाह होता है प्रभावती का, तो जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो शासन संभालती है वो कौन संभालती है? प्रभावती संभालती है। तो जब प्रभावती शासन को देख रेख करती है तो इसमें जब यहाँ पर जो गुप्त थे वो क्या करते थे, इनका ही शासन मानिए आप इसको अब, क्योंकि भाई उसकी बेटी थी। अब बेटी कैसे काम करेगी जब पिता से पूछकर कि भाई हमें कहाँ युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है, तो इसमें हेल्प किसको मिलती है? गुप्तों को मिलती है। तो गुप्त शासक क्या क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पर भी जो है उनकी सत्ता हो जाती है ना। भाई संबंधी तो है, तो बेटी का जो शासन है वो पिता का शासन, समझ पाए। तो ये वाकाटकों के साथ भी क्या है, इनके उस समय संबंध हुआ करते थे गुप्तों के। कहाँ बता रहा था मैं, कुछ और भी बता रहा था इसमें। नहीं, प्रभावती के बारे में तो हो गया ना। हाँ, सती तो इसको किया, मतलब